आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो फैमिली सेटलमेंट या प्राइवेट पार्टीशन या जिसे उर्दू में ख़ानगी तकसीम कहते हैं उसके बारे में है कि अगर ख़ानगी तकसीम होती है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए और कौन सी ख़ानगी तकसीम है जिसकी लीगल वैल्यू है और कौन सी ख़ानगी तकसीम है जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। जब भी किसी आदमी की डेथ होती है और उसके नाम पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उसके जितने भी लीगल हेयर्स होते हैं वो उसमें खाता शरीक बन जाते हैं, को ऑनर्स बन जाते हैं और वो सारी प्रॉपर्टी जो उस मरने वाले की है तो तमाम लीगल हेयर्स उसमें बराबर के, जो इस्लाम ने और कानून ने उनके लिए जो शेयर्स मुख्तस किए हैं उनके मुताबिक वो उसमें उसके हिस्सेदार होते हैं। अक्सर देखने में आता है कि जब भी कोई आदमी फ़ौत होता है तो उसके लीगल हेयर्स आपस में मामलात तय करने के बजाय कोर्ट में चले जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो बेटे होते हैं जिनके कब्ज़े में, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जो बेटे होते हैं उनके कब्ज़े में ही प्रॉपर्टी होती है, वो ही वालिदैन के साथ रह रहे होते हैं। तो जब वालिदैन में से जिसके भी नाम पर वो प्रॉपर्टी है उनमें से किसी की डेथ होती है तो बेटे फिर उस पर काबिज़ हो जाते हैं, वो बहनों को उसमें से हिस्सा नहीं देते। या अगर कोई भाई भी ऐसा है कि जिसके कब्ज़े में वो प्रॉपर्टी नहीं है या उसका कोई पोर्शन नहीं है तो जो काबिज़ है, जो भी लीगल हेयर काबिज़ है वो बकिया बहन भाइयों को उसमें से हिस्सा नहीं देता। तो फिर जो लोग प्रॉपर्टी में हिस्सेदार तो होते हैं लेकिन उनको शेयर नहीं मिलता तो वो अदालत में चले जाते हैं। तो फिर अदालत के ज़रिए वो अपना शेयर वसूल करते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी देखने में आया है कि तमाम लीगल हेयर्स जो अक्सर बहन भाई होते हैं या वालदा भी हो सकती हैं उनमें अगर वो ज़िंदा हैं, तो वो आपस में मिल बैठ के बाहमी रज़ामंदी से एक तय कर लेते हैं कि ये पोर्शन फ़लाँ भाई का है, ये पोर्शन फ़लाँ बहन का है, ये दुकान फ़लाँ भाई की है। तो इस तरह आपस में वो इसको तकसीम कर लेते हैं, जिसे ख़ानगी तकसीम कहते हैं, कि जो आपस में बाहमी रज़ामंदी से तय किया जाता है कि किस बहन को कौन सा हिस्सा मिलेगा और किस भाई को कौन सा हिस्सा मिलेगा। और इस पर स्टाम्प वगैरह भी तैयार करवा लिए जाते हैं जिसमें हर बहन और हर भाई का, या ऐसे कहना मुनासिब होगा कि हर लीगल हेयर का हिस्सा वहाँ पर लिख लिया जाता है, तो उसका कब्ज़ा भी उस लीगल हेयर के हवाले कर दिया जाता है। पार्टीशन दो तरह से होती है। जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसकी तकसीम हमेशा सिविल कोर्ट्स करती हैं, जबकि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी तकसीम कभी भी सिविल कोर्ट में नहीं होगी, बल्कि उसके लिए आपको रेवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ेगा। तहसीलदार के पास जाके आप पिटीशन फाइल करेंगे तो रेवेन्यू कोर्ट्स एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम करेंगी। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करूंगा कि मिसाल के तौर पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसके नाम पर थी, उसकी डेथ हो गई। अब लीगल हेयर्स आपस में बाहमी रज़ामंदी से ये तय कर लेते हैं कि जिस बहन और जिस भाई को या जिस लीगल हेयर को जो जो हिस्सा देना है वो दे दिया, उसका कब्ज़ा भी उस लीगल हेयर के हवाले कर दिया गया और उसके बारे में एक स्टाम्प पेपर, उस पर एग्रीमेंट वगैरह तैयार कर लिया गया खानगी तकसीम के बारे में कि किस लीगल हेयर को कौन सा हिस्सा मिल चुका है। तो उसके बाद आपने ये नहीं करना कि ये एग्रीमेंट या ये खानगी तकसीम का जो आपने मायदा बनाया है, ये नहीं कि बस आप उसको तैयार करके तो गवाहों के साइन वगैरह करवा के, जितने लीगल एयर्स हैं उन सब के साइन करवा के, नोटराइज्ड भी करवा के आप उसको घर में नहीं रख देना, क्योंकि इसकी फिर आगे चल के कोई लीगल वैल्यू नहीं होनी। क्योंकि कल अगर कोई भी उसमें से जो लीगल हेयर है वो इससे इनकार कर देता है कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो वो अदालत में चला जाएगा, तो फिर वही लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आपस में ऐसी कोई बात तय होती है, तमाम लीगल हेयर्स इस खानगी तकसीम पर राज़ी हो जाते हैं और आप ये मायदा तैयार भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप फौरी तौर पर अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आप तहसीलदार के पास चले जाएं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनमें से कोई एक लीगल हेयर उसकी तरफ से आप
पार्टीशन के लिए पिटीशन फाइल कर दें तहसीलदार के पास। और ये होगी वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 147 के तहत आपने पिटीशन फाइल करनी है, दूसरी पार्टीज़ को समन करवाएं। तो फिर तमाम पार्टीज़ वहाँ तहसीलदार के पास पेश होकर ये अपना अपना स्टेटमेंट दे दें कि हमें इस पार्टीशन पर कोई इतराज़ नहीं है और ये जो एग्रीमेंट हम कोर्ट में एग्जिबिट करवा रहे हैं इसके तहत हमारी पार्टीशन हो चुकी है, हम सब ने अपने अपने इससे ले लिए हैं, हम अपने अपने हिस्सों की हद तक काबिज हो चुके हैं, लिहाजा हमें इस पिटीशन पर फाइनल आर्डर पास करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर तहसीलदार साहब उस पर फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे और जो आपने खुद मायदा वहाँ कोर्ट में पेश किया है तो उसके तहत ये पिटीशन डिग्री कर दी जाएगी और वो आपकी फिर फाइनल हो जाएगी। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद कोई भी लीगल हेयर उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा और वही जिस आदमी का जितना पोर्शन है वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी कोई रेजिडेंशियल है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका भी आपने यही किया है कि फ़र्ज़ किया 5 दुकानें हैं तो सब जो लीगल हेयर्स हैं वो भी 5 ही हैं, 5 बेटे हैं, तो पाँचों को एक एक दुकान मिल गई। क्योंकि बेटियों को होता है कि आधा हिस्सा होता है, बेटों को होता है उनसे डबल हिस्सा होता है, जो बेटियों की निस्बत बेटों का हिस्सा डबल होता है। तो अब अगर आपस में आपने कोई फ़र्ज़ किया 5 बेटे हैं, उनकी 5 दुकानें हैं, तो पाँचों ने एक एक ले ली, उस पर ये मायदा तैयार कर लिया। या इस तरह कर लेते हैं कि 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, तब भी बेटियों को हालांकि आधा हिस्सा बेटे की निस्बत आधा हिस्सा होता है, लेकिन अगर कोई फैमिली आपस में वो सेटलमेंट होती है तो अगर वो पूरा हिस्सा भी भाई उनको देना चाहे तो कोर्ट इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। तो वो जो हिस्सा आपने उनको दे दिया है तो आपने वो मायदा तैयार करके इसी तरीके से आपने एक किसी भी लीगल हेयर की तरफ से सिविल कोर्ट में पार्टीशन का सूट फाइल कर देना है। लॉ ऑफ पार्टीशन के तहत आपने उसका प्रोसीजर क्या होगा कि लॉ ऑफ पार्टीशन का सेक्शन 4 होता है, उसके तहत आपने एक पार्टीशन का सूट फाइल करना है। वो सूट फाइल करने के बाद बाकी जब दीगर लीगल हेयर्स हैं उनको समझ जाएंगे तो वो अदालत में आएँ और आके बयान दे दें कि ये जो पार्टीशन सूट फाइल किया है तो इसको हम डिग्री करने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, उसके लिए आप ये मायदा पेश कर दें और उसको एग्जिबिट करवा लें। एग्जिबिट करवाएंगे तो आपने ये कहना है कि इस मायदे के तहत हमें इसको डिग्री करने पर कोई इतराज़ नहीं है, तो कोर्ट फिर उसको डिग्री कर देगी। और ये याद रखना है कि तमाम लीगल हेयर्स का इसमें शामिल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर 5 बहन भाई हैं तो 4 राज़ी हैं, एक राज़ी नहीं है तो बाकी बहन भाई चारों कहें कि हम इसमें फैमिली सेटलमेंट बना के कोर्ट में पेश कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अगर हम सेक्शन 13 लॉ ऑफ पार्टीशन की देखें तो उसमें यह क्लियरली लिखा है कि ऑल लीगल हेयर्स या ऑल को ऑनर्स, तमाम को ऑनर्स जो हैं जितने लीगल हेयर्स हैं उनका इसमें राज़ी होना ज़रूरी है और वो सब शामिल होंगे, तब ये सूट ऑफ पार्टीशन जो मायदा आप पेश करेंगे फैमिली सेटलमेंट का उसके तहत डिग्री होगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी उसमें से राज़ी नहीं है, कोई एक सिंगल आदमी भी राज़ी ना हो, तो फिर ये ऐसा फैमिली सेटलमेंट मानी नहीं जाती। तो ये दूसरा तरीका था कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके सूट फॉर पार्टीशन फाइल आपने सिविल कोर्ट में करना है और उसको सेक्शन 13 के तहत आपने ये जो फैमिली सेटलमेंट का एग्रीमेंट है ये आपने पेश करके तमाम पार्टीज़ के जो लीगल हेयर्स हैं उनके बयान करवा के उसको डिग्री करवा लेना है। इस तरीके से जो भी आपने डिग्री करवाई होगी, जो भी आपने फैमिली सेटलमेंट इस तरीके से उसको अफर्मेशन उसकी करवाई होगी तो वो फाइनल होगी, उसमें आगे चल के आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आपने सिंपल वो एग्रीमेंट करके अपने घर में रख लिए हैं तो बाद में अगर कोई भी पार्टी उसमें से कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट फिर उसको जिसके जितने शेयर बनेंगे तो सूट फॉर पार्टीशन वो प्रॉपर तरीके से उसको मेरिट पर डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके इस फैमिली सेटलमेंट को कोर्ट माने। तो इसलिए जैसे ही ये फैमिली सेटलमेंट होती है, ये एग्रीमेंट होता है, आप फ़ौरन अगर वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो सिविल कोर्ट में चले जाएं, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आप तहसीलदार साहब के पास जाके वहाँ पर आप इसकी अफर्मेशन लाजमी करवाएं। अगर इसकी अफर्मेशन नहीं करवाएंगे तो फ्यूचर में आपको इसका नुकसान होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो फैमिली सेटलमेंट के बारे में, जिसको खानगी तकसीम भी कहते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।